आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारा 8वां है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। देखिए इसका ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो पहली बुक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए लास्ट ईयर जो था 2 चैप्टर आपके हटा दिए गए थे, वो 2 चैप्टर मैंने बना दिया और बाकी सारे चैप्टर आपके बिल्कुल जो लेटेस्ट लेटेस्ट सिलेबस है जिसमें नए नए टॉपिक आपके ऐड हो रखे हैं, चाहे अरब स्प्रिंग हो, चाहे वो उसमें इजराइल वगैरह हो। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज करा रखे हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। इससे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वहाँ पे मिल जाएगी। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। सबसे पहला टॉपिक आज का है हमारा पर्यावरण आंदोलन। देखिए लास्ट जो 2 पार्ट थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि पर्यावरण को लेकर किस तरीके से 1960 के दशक के बाद से जागरूकता आनी शुरू हुई है। पहले जो चीज़ें समस्या नहीं मानी जाती थी, आज के समय में उन्हें समस्या माना जाने लगा है। पहले पर्यावरण में प्रदूषण को कोई बड़ी समस्या नहीं मानते थे, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कोई बड़े मुद्दे नहीं होते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये बहुत बड़े मुद्दे बन चुके हैं। तो देखते हैं भाई, आंदोलन को समझते हैं। देखिए ऐसे लोग जो पर्यावरण के प्रति सचेत हैं, जो जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा जो जागरूक हैं, ठीक है, जो लोग पर्यावरण को हानि से बचाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पर्यावरण को किसी प्रकार का भी कोई नुकसान हो। ऐसे लोगों ने क्या करा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए यानी पर्यावरण को बचाने के लिए कई तरह के आंदोलन चलाए। ठीक है, अब ऐसे आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे भी चलाए गए हैं, क्षेत्रीय स्तर पे भी हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है, यानी दोनों ही स्तर पे चलाए जाते हैं। आज पूरे संसार में अगर हम देखें, पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन जो है बहुत ही जीवंत है। ठीक है, यानी चलते आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं। और विविधतापूर्ण, विविधतापूर्ण मतलब इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। कहीं पे आपको नदियों को बचाने के लिए आंदोलन दिख जाएगा, कहीं पे वनों को बचाने के लिए, कहीं पे जो जंगली जानवर हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है, कहीं पे वनस्पतियों को बचाने के लिए। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे आंदोलन जो हैं वो दिख जाएंगे। तो ये जो आंदोलन है ये एक तरह से देखा जाए तो आज के समय में ताकतवर आंदोलन बन चुके हैं और बहुत सारे देशों में ये आंदोलन होते रहते हैं। मैं आपको आगे उन देशों के नाम भी बताऊंगा। ठीक है, बाकी दुनिया के विभिन्न देशों में आंदोलन आपको दिखेंगे। ये आंदोलन जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पर चले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं पे वनों को, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, कहीं पे नदियों को बचाने के लिए, कहीं पे खनिज संसाधन के अंधाधुंध उपयोग के विरोध में, तो कहीं अलग अलग मुद्दे अलग अलग जगह पे रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि देखिए वनों की कटाई के खिलाफ चिले में, इंडोनेशिया में, भारत में और अन्य भी कई देश है जहां पे इसका खुल के विरोध किया गया है। खनन के खिलाफ दक्षिणी गोलार्ध में आपको ये विरोध ज्यादा दिखेगा। बांध के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला जो बांध विरोधी आंदोलन जो था वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही आपको दिखेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इनके खिलाफ भी विभिन्न देशों ने आंदोलन किए हैं। तो ये चीजें चलती है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अब इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या है कि अलग अलग जगह पे आंदोलन चले हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। दक्षिणी देश जैसे कि मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत में वन आंदोलन चले। यहाँ पे पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है इमारती लकड़ियों के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए, उसके खिलाफ यहाँ पे क्या किया गया, आंदोलन किया गया। ठीक है, विरोध हुआ है यहाँ पे। आगे देखिए खनिज उद्योग, इसको लेकर भी विरोध है क्योंकि देखो पृथ्वी पे जो सबसे, अगर हम ताकतवर उद्योग की बात करें तो उसमें से खनिज उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसमें क्या होता है कि जो खनिज है, खनिज उद्योग में धरती के यानी जमीन के भीतर जो संसाधन मौजूद है उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसमें बाहर निकलता है, बाहर निकालते हैं। रसायनों का भरपूर उपयोग होता है ना, केमिकल्स का खूब इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल से नुकसान होता है और भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित कर देता है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो स्थानीय वनस्पतियां होती हैं, जो वहाँ पे छोटे मोटे पेड़ पौधे जो वनस्पति हैं वो भी नष्ट होने लग जाती हैं। और जब इतना नुकसान होने लग जाता है तो इसके कारण लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है लोगों को। तो खनिज उद्योग जो है इससे भी कई तरह के नुकसान हैं, फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, इसके खिलाफ भी लोगों ने आंदोलन किया है और इस कारण विश्व के कई भागों में खनिज उद्योगों की आलोचना और विरोध देखने को मिली है। ठीक है, विरोध हुआ है बहुत ज्यादा। जैसे कि देखिए फिलीपींस है, फिलीपींस में क्या हुआ कि कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर, एक ऑस्ट्रेलिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया और इसका जिस देश की है उस देश में भी विरोध हुआ था इसका, और फिलीपींस में तो हुआ ही हुआ। तो इस तरीके से आप देखोगे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण है बांध आंदोलन।
बांधों को लेकर। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपने पढ़ा होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी भारत में अगर हम याद करें तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है जो कि बांधों के खिलाफ हुआ था, नदी बचाने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो कुछ आंदोलन जो बड़े बांध के खिलाफ भी हुए हैं, और ऐसे बांध विरोधी जो आंदोलन होते हैं इसको नदी को बचाने वाला आंदोलन कह सकते हैं या फिर उसके रूप में इसको देखा जाता है। अब क्या हुआ कि 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में दुनिया का पहला बांध विरोधी आंदोलन जो था दक्षिणी गोलार्ध में चला। और कहाँ पे था ये? फ्रैंकलिन नदी, ऑस्ट्रेलिया में। इसको किस लिए चलाया गया था? क्योंकि वहां पे जो वन थे उन वनों को बचाना था और नदी को बचाना था। ठीक है, क्योंकि जब नदी में बांध बनाया जाता है तो उसका जल जो होता है वो आसपास के इलाकों में फैल जाता है, तो जो उसके आसपास जो बसावट वाले इलाके होते हैं उनके घरों में पानी चला जाता है और उनको फिर वहां से विस्थापित करना पड़ता है दूसरी जगह। और वहां पे जो खेत वेत होते हैं या फिर वहां पे जो भी मतलब पेड़ पौधे वनस्पति हैं वो सब डूब जाती हैं, जलमग्न हो जाती हैं, जिससे कि वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए ये आंदोलन किया गया। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए तुर्की से लेकर थाईलैंड तक, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक यहाँ पे खूब बांध बनाए गए, बहुत ज्यादा बांध बनाए गए, होड़ मच गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे इसका विरोध भी हुआ है। ठीक है, भारत में भी बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। ठीक है, आगे देखते हैं। संसाधनों की भू राजनीति, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन हुए, उसमें नदियों को बचाने के लिए, खनिज संसाधनों के लिए, ठीक है, और वनों को बचाने के लिए बहुत तरह के आंदोलन अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से हुए। अब संसाधन को लेकर राजनीति भी है, ये कैसे, इसे समझिए। देखिए इस संसार में विभिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन है। अगर हम बात करें दुनिया की, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं और उन देशों के पास सबकी अपनी खास विशेषता है। भाई किसी के पास कोई संसाधन है, किसी के पास कोई दूसरा संसाधन है, किसी के पास खनिज संसाधन ज्यादा है तो किसी के पास तेल संसाधन है, किसी के पास इमारती लकड़ियां हैं तो किसी के पास जल बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको। तो अलग अलग देशों के पास संसाधन जो है वो अलग अलग है। इसको लेकर, इन संसाधनों को लेकर झगड़ा या वाद विवाद या विवाद तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। आगे देखिए क्या राजनीति है इनको लेकर। तो देखिए कुछ देशों के पास नदी, पहाड़, चट्टान है, कुछ के पास पेड़ पौधे, वनस्पति, जानवर, पानी इत्यादि हैं। तो यूरोपीय ताकत जो थी, आपने देखा होगा कि फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने, पुर्तगाल और अन्य देशों ने दुनिया भर के देशों को अपना गुलाम बनाया था। ठीक है, जैसे भारत भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है और भी दुनिया के बहुत सारे देश जो थे औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो ये क्यों था? यूरोपीय जो ताकत थी ये दुनिया भर में क्यों फैल गई थी? इनका भी मकसद क्या था? संसाधन। तो देखिए संसाधन जो है ना हमेशा से एक विवाद का मुद्दा रहा है। ठीक है, हमेशा इमारती लकड़ी, तेल संसाधन हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। पेट्रोलियम पर नियंत्रण बनाने का प्रयास भी हमेशा से किया जाता रहा है। खाड़ी देश, ये वो देश हैं, अरब कंट्री आप कह सकते हो, जिनके पास तेल संसाधन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक विराक जो आप देश पढ़ते हैं इनके पास तेल संसाधन है। तो इनका जो तेल संसाधन है इसको हथियाने का भी प्रयास हुआ। आपने देखा था कि अमेरिका ने इराक पे हमला किया था और उसके पीछे कारण भी संसाधन ही था। आपने अगर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हो, हालांकि वो टॉपिक आपके आई थिंक एक दो टॉपिक वहाँ से डिलीट भी हो गए हैं, लेकिन आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अब देखिए सऊदी अरब जो है दुनिया में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसके बाद भाई इराक भी है और भी अन्य देश हैं जो इसके बाद आते हैं। तो ये सारे वो देश हैं जिनके पास अलग अलग तरह के संसाधन है और ये संसाधन भी राजनीति का एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि विवाद रहा है। एक देश दूसरे देश पे कब्जा क्यों करता था? ये जैसे कि अब औपनिवेशिक काल की बात करें, ब्रिटेन, फ्रांस, ये क्यों पागल थे दूसरे देशों के पीछे? रीजन ये था उनके संसाधन हथियाना चाहते थे। समझ गए? तो संसाधन हमेशा से राजनीति का एक मुद्दा रहा है। आज के समय में पानी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आपको पता होगा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे स्वच्छ साफ पानी भी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है जनता को। तो ये बहुत मतलब एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, कहते हैं पृथ्वी में बहुत जल है, लेकिन वो जो जल है उसमें से पीने योग्य जो पानी है वो बहुत ही कम है, वरना समुद्री जो जल है वो कितना ज़्यादा खारा है आप जानते हैं। तो इसलिए जल संसाधन भी एक फसाद की जड़ बन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, ठीक है, 1st और 2nd तो हो रखे हैं, ऐसा माना जाता है, अंदेशा लगाया जाता है कि अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ ना तो उसका कारण पानी होगा, जल होगा। जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसीलिए इसको कई जगह पे जल युद्ध भी कहा जाता है।
ठीक है। जल संसाधन के नजदीकी देश, जो देश जल संसाधनों के नजदीक में स्थित है, वो इसका खूब दुरुपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको पानी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो क्या आप उसकी कदर कर पाओगे? कभी उसकी वैल्यू करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। पानी की वैल्यू कौन करेगा? वो देश करेगा या वो व्यक्ति करेंगे जिसको पानी बहुत मुश्किल से मिलता हो, जो कई कई किलोमीटर पैदल चलता हो तब जाके पानी लेता हो। तो इसी तरीके से जो जल मार्ग, जैसे मान लो कोई नदी है, उसके किनारे कोई देश बसा हुआ है, तो वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। लेकिन जो दूर वाले देश है, जिसको बहुत मुश्किल से वो पानी मिलता होगा, वो उसकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो ये भी एक मुद्दा बन जाता है जल। पानी को लेकर कुछ हिंसक झड़प और कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं। 1950 से 1960 के दशक की बात करें तो इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इनके बीच में संघर्ष चला। तुर्की, सीरिया, इराक, इनके बीच में फरात नदी का जो जल है उसको लेकर विवाद चला। तो आप देख सकते हैं कि पानी को लेकर भी ये भी एक संसाधन है जिसको लेकर विवाद चलता रहता है। ठीक है। आगे देखिए, एक टॉपिक है, इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत, मैं बताऊं कि इस चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूलवासी। यहाँ से हो सकता है आपके पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके 6 मार्क्स में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है। तो मूलवासी में आपको देखो बहुत कुछ दे रखा है बुक में, बट मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, इतनी चीज़ें याद रखना, आपको पेपर में यही लिखनी है। मूलवासी कौन होते हैं? देखिए, मूलवासी ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे लोगों का इनको वंशज माना जाता है जो किसी देश में, किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं, कई पीढ़ियां उनकी रहते चली आ रही है। ठीक है। तो वो वहां के मूलवासी कहलाते हैं। फिर किसी दूसरे देश के लोग जो हैं, दूसरी संस्कृति के, दूसरी जातीय मूल के लोग वहां पर आए और उन्होंने क्या करा, अपना गुलाम बना लिया इन लोगों को। यानी ये तो यहाँ के जैसे भारत है, भारत के जो भारत के रहने वाले हैं वो भारतीय हैं। ठीक है। लेकिन बाहर से आए कुछ लोग, उन्होंने उनका गुलाम बना लिया और फिर अपनी संस्कृति थोपने लगे। तो ऐसे में जो मूलवासी कौन है? जो भारत के होंगे, जो बाहर से आए वो एक तरह से विदेशी रहेंगे। ठीक है। तो मूलवासी जो है वो आज भी अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार रहते हैं। इनका क्या है, आपने देखा होगा आदिवासी कई जगह पे कहा जाता है। ठीक है। और इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार रहते हैं। इनका रहन सहन जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अपने खास ढर्रे पे जीवन यापन करते हैं, मतलब एक अलग ही इनका तरीका होता है। जंगलों से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, पुरानी रीति रिवाज को मानते हैं। ठीक है। इलाज वगैरह अपना, मतलब जड़ी बूटी के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, उससे इलाज वगैरह करते हैं। मतलब बहुत इनका जीवन जो होता है अलग होता है काफ़ी। दुनिया भर के जो मूलवासी जो रहते हैं दुनिया भर में, इनका रहन सहन, उनकी जो संस्कृति है, परंपरा जो इनकी है, वो उसमें बहुत समानता देखने को मिलती है। ठीक है। ये अपनी परंपरा को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, याद रखें। तो ये तो हो गया मूलवासी। अब मूलवासियों से संबंधित कुछ आंकड़े, दुनिया भर में माना जाता है कि 30 करोड़ के लगभग मूलवासी रहते हैं, जिसमें से फिलीपींस की बात करें तो 20 लाख मूलवासी हो जाएंगे, चिले की बात करें तो 10 लाख मूलवासी हो जाएंगे, बांग्लादेश में 6 लाख, उत्तरी अमेरिका 3,50,000, उत्तरी सोवियत में 10 लाख। तो अलग अलग जगह पे मूलवासियों की संख्या अलग अलग है। ठीक है। अब देखते हैं मूलवासियों की समस्या। इनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। देखो, समानता के लिए संघर्ष, क्योंकि इनको मतलब उतना हमेशा से मतलब इनके साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, तो समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा। विकास के लिए संघर्ष, क्योंकि जंगलों में ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, शिक्षा नहीं है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली, तो विकास के लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ा। मूलवासी लोगों को स्वतंत्र पहचान की मांग करते हैं कि भाई हमारी एक इंडिविजुअल, एक स्वतंत्र पहचान की बात करते हैं हमारी। ठीक है। मूलवासी स्थान पर हक की मांग करते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जंगलों वगैरह में जहाँ रहते हैं, सरकार की कोई पॉलिसी आती है, उसके तहत इनको वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि जो हमारा जंगल है, जो हमारी जमीन है, वहाँ पे हमारा हक होना चाहिए, हमें वहाँ पे रहने के अधिकार होने चाहिए। इसके लिए कई सारे अधिनियम कानून भी आए थे जिसके तहत इनको अधिकार दिए भी गए हैं। जंगलों को ना उजाड़ने की मांग करते हैं, क्योंकि जंगलों से जुड़े हुए हैं, जंगलों में रहते हैं। ठीक है। इनकी परंपरा में, स्थानीय परंपरा में जंगलों को महत्व दिया जाता है, तो उसको उजाड़ने का ये विरोध करते हैं। इनके जीवन में कई बार दखल अंदाजी जो है वो इनको पसंद नहीं आती है, तो इसका भी ये विरोध करते हैं। तो कुछ इनकी समस्याएं भी है। ठीक है। तो यहाँ से मूलवासी से रिलेटेड 2-3 टॉपिक है, ये आपके कवर कर दिए। देखिए, चैप्टर आपका बड़ा था, सारे मेन टॉपिक आपके कराए हैं। जितना मैंने आपको इस चैप्टर में कराया है, इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है। सारे क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। फिलहाल मैं बिजी चल रहा हूँ, पर मैं टाइम निकाल के आपको वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं 1-2 दिन में फ्री होता हूँ तो आपको जरूर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।